फ्रेंड्स, आज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हम लोग थर्ड नॉवल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट और जिसको लिखा है चिन्वा एचबी ने। सो एज यू गाइज नो कि जब भी हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं तो समरी से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसका जो राइटर है उसका नाम है चिन्वा एचबी। इसे रिटन और पब्लिश एक ही ईयर में करवाया गया था, यानी 1958 में। इसकी सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो नाइजीरिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट दिखाया हुआ है। और इस प्लॉट के जनरा की बात करूँ तो वो ट्रेजेडी है। टाइटल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो W.B. यीस्ट की एक पोइम थी द सेकंड कमिंग, वहाँ से द थिंग्स फॉल अपार्ट टाइटल लिया गया है। उसकी एक लाइन थी जिसमें जो W.B. यीस्ट है वो कहते थे थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो इस नॉवल में जो शहर होगा वो भी फिक्शनल होगा, कैरेक्टर्स भी फिक्शनल होंगे। साउथ अफ्रीका का एक पार्ट है नाइजीरिया, यानी एक सिटी है, तो वहाँ पे ये सारा जो प्लॉट है वो लिखा गया है, उसकी सेटिंग दिखाई गई है। इस नॉवल को 1958 में लिखा गया था, लेकिन इसकी जो सेटिंग थी वो 1890 की दिखाई गई है। तब का दौर जब अफ्रीका पे कॉलोनियलिज्म का दौर था, यानी ब्रिटिश जो थे उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली थी। और इस नॉवल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह कॉलोनाइजर्स ने आकर यहाँ पर कॉलोनीज बनाई, किस तरह उन्होंने अफ्रीका का कल्चर है जो है उसे डिमोलिश किया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, किस तरह लोगों पे इसके अफेक्ट थे। जो गोरे थे किस तरह उन्होंने अपनी मिशनरीज यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी, चर्च, स्कूल, कॉन्वेंट्स बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, हॉस्पिटल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, रिचुअल्स जो थी इन पे थोपना स्टार्ट कर दी, इन पे इम्प्लीमेंट इन पे करना स्टार्ट कर दिया। और किस तरह इनके कल्चर को ये लोग जो थे वो बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था और इनको बारबेरियंस का कहते थे और स्टूपिड लोग इनको माना जाता था। सही है। तो इस नॉवल के 3 पार्ट्स हैं और अब इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स। सबसे पहला हमारे पास कैरेक्टर आ जाता है अकोनकोवो। दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास नोवे, जो कि अकोनकोवो का बेटा है। इसके बाद अजूडो है, जो कि इसी के गांव का एक ओल्ड मैन है, ठीक है। और उसके बाद है मिस्टर ब्राउन, एक गुड मैन है, रिस्पेक्टेड मैन है, जो यहाँ पर आता है और आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल, स्कूल्स बनाता है, ठीक है। एक ब्रिटिशर है ये। इसके बाद है अकेमेफुना, ये अकोनकोवो का बेटा बनता है एक तरह से। किस तरह वो हम प्ले में देखेंगे, लेकिन अकोनकोवो को जो है इसको खुद ही मारना पड़ता है। और इन द लास्ट जो है यूकोना का कैरेक्टर्स है, जो कि अकोनकोवो का फादर है। बहुत ही बुज़दिल, कॉवर्ड किस्म का इंसान है, नशा करता है, अपनी फैमिली की परवाह नहीं करता। और जब मर गया था तो अकोनकोवो के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा छोड़ कर गया था। इसका जो बेटा है अकोनकोवो, वो बिल्कुल भी अपने बाप की तरह नहीं है, बल्कि उसकी टोटली ऑपोजिट है और वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसलिए वो हमेशा जो है वो अपनी मतदान की जो होती है मैस्कुलिनिटी, वो दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो अब चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक नाइजीरियन मैन से जिसका नाम है अकोनकोवो। अकोनकोवो जो है वो 9 जो गांव है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। उनका एक ग्रुप बना हुआ है, 9 गांव है, मतलब 9 विलेजेस हैं, वो उन सब का एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो उसमें रहता है। ये जो गांव है सारे, ये काउंसिल ऑफ लीडर जो हैं इनको रूल करते हैं। जिस तरह आपने पंचायत देखी होगी गांव में, उसी तरह इनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, अपनी रेगुलेशंस होती हैं। और ये जो काउंसिल लीडर्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा गांव में रिस्पेक्ट होती है। अब अकोनकोवो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारा आज का जो हीरो है स्टोरी का, वो भी इस गांव में एक रिस्पेक्टेड लीडर है। उन काउंसिल लीडर्स में से एक लीडर है, ना सिर्फ काउंसिल लीडर बल्कि ये रेसलिंग चैम्पियन भी है। वो एक अच्छा रेसलर भी है और एक अच्छा लीडर भी है। अब ये दोनों चीज़ें इसको कहाँ से मिली हैं? इसके फादर की वजह से, क्योंकि इसके फादर इसके टोटली ऑपोजिट थे, जो समझते थे कि जो अकोनकोवो है वो एक फेमिनाइन टाइप का पर्सन है, जो एक बुज़दिल इंसान है, कुछ नहीं ज़िंदगी में कर सकता कभी। जिस तरह उसका अपना बाप था, और उसका बाप जो था वो इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा छोड़ के मर चुका था, जा चुका था, शराब वो पीता था, लोगों से बदतमीज़ी करता था, उसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं था। उसकी वजह से अकोनकोवो जो था हमारा जो हीरो है, उसने ये सोचा कि वो इस तरह नहीं बनेगा, अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, बल्कि हर वो काम करेगा जिससे उसकी जो मैस्कुलिनिटी है वो शो हो। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है, जब अकोनकोवो के गांव के साथ वाला जो एक गांव था, वहाँ पे एक आदमी था जिसने अकोनकोवो के गांव की एक औरत को मार दिया। यानी कि नेबरिंग जो विलेज था
उसके एक आदमी ने इनकी एक औरत को मार दिया। अब एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए जो समझौता होता है पंचायत में, उसके लिए इन्होंने क्या किया, जिस आदमी ने इनकी औरत को मारा था उन्होंने कहा उसी आदमी का जो बेटा है वो हमें दे दो ताकि वो हमारे गाँव में आकर रहे, तो लड़ाई ज़्यादा नहीं होगी। पहले इस बात पर जो थे वो सब मान गए। ओकोंकवो ने अकामेफुना को अपने साथ लिया, उसको अपने घर ले आया और तब वो 15 साल का था जब उसको अपने साथ ले आया। ओकोंकवो ने अपने साथ उसको रखा, अपने बेटे की तरह उसको प्यार किया और इन दोनों में एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन बदकिस्मती से एक फ़ैसला लिया जाता है जिसमें ये गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस बच्चे को मारना होगा, इसको कत्ल करना होगा। ठीक है, एक गाँव का विलेज एल्डर होता है जिसका नाम अज़ाडू होता है, वो आके तो ओकोंकवो को बताता है कि ये फ़ैसला हुआ है और तुम इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो क्योंकि तुमने इसे बेटा बना के पाला है। तो अब तब 15 साल का था वो बच्चा, अब वो 18 साल का हो गया है और क्योंकि वो ओकोंकवो को फ़ादर कहना स्टार्ट हो गया था, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे से तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तुम अगर इसको मारोगे तो तुम ये बच्चा हमें दे दो, हम खुद ही इसको कत्ल कर देंगे। अब यहाँ पे फिर अपनी ओकोंकवो मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए, मैदान की दिखाने के लिए, ये ना मतलब गाँव वालों के दिमाग से ये चीज़ निकालने के लिए कि वो एक बुज़दिल इंसान नहीं है, वो कहता नहीं कि मैं जो बेटा है कैमाफूना है उसको मैं खुद ही मारूंगा। कैमाफूना को बताया जाता है कि उसे उसके घर वापस छोड़ने जा रहे हैं। जब उसको रास्ते में लेके जाया जाता है तो वो उसको मार देते हैं। ओकोंकवो के बेटे नवोए को भी ये बात पता चल जाती है जिसकी वजह से वो अपने बाप से नफरत करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मैं ओकोंकवो के बेटे नवोए के बारे में बताना चाहूँगी। वो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा पे गया था और ओकोंकवो इसके बारे में परेशान भी था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, सुस्त था। उसकी अपने डैड की तरह ज़्यादा जो थी पर्सनैलिटी नहीं थी। तो उसको ये सुन के बड़ा दुख होता है कि उसके बाप ने उसी के भाई को मार दिया। ज़ाहिर सी बात है 3 साल हो गए थे उसके साथ रहते-रहते, तो वो एक टाइप का उसका भाई बन गया था और मैंने बताया कि वो ओकोंकवो को भी फ़ादर कहना स्टार्ट हो गया था। खैर थोड़ी देर बाद अज़ूडो जो पैगाम लेकर आया था ओकोंकवो के पास, उसकी डेथ हो जाती है। वो गाँव का एल्डर होता है, तो सब जो है वो उसके फ्यूनरल के लिए जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जो है वो ड्रिंक करते हैं, नाचते गाते हैं, अपनी रिचुअल्स को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन गलती से वहाँ पे ओकोंकवो जो है वो किसी को कत्ल कर देता है और वो कौन होता है, अज़ूडो का बेटा ही होता है। हालांकि ये गोली उससे जानबूझकर नहीं चली होती, लेकिन गांव के रूल्स के मुताबिक जो है उसको अब गांव छोड़ के जाना होगा और वो अपने गांव से निकाला जाता है सिर्फ 7 साल के लिए। उसे सज़ा मिलती है कि वो किसी और गांव जाएगा और वहाँ जाके 7 साल रहेगा। 7 साल के बाद उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जब वो अपना गाँव छोड़ के दूसरे गाँव जाता है तो इन 7 सालों में इसके पीछे से जो वाइट मिशनरीज़ हैं वो इसके गाँव में आ जाती हैं, बहुत से चेंज करते हैं। और मैंने मिस्टर ब्राउन के बारे में आपको बताया था करेक्टर्स में, वो आ जाते हैं यहाँ पर। बहुत ही सिंपैथेटिक और काइंड किस्म के इंसान हैं वो। यहाँ पर आके मिशनरीज़ बनाते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं और जब ये अपने 7 साल के बाद अपने गाँव वापस आता है, उसे देख के बड़ा दुख होता है कि किस तरह जो लोग हैं और मेरा जो गाँव है पूरा मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ये गाँव से बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो क्रिश्चियन होना स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने अपना मज़हब बदल दिया था। इसका अपना बेटा नवोए, उसने अपना जो था वो रिलीजन चेंज कर लिया था। अब क्या होता है, इनके गाँव में एक रिचुअल होती है जिसके अंदर ये सब इन लोगों को डांस करना होता है अपने गॉड और गॉडेस के लिए और चेहरे पे इन्होंने किसी किस्म का मास्क पहना होता है। ठीक है, वो ये लोग कर रहे होते हैं। तो मिस्टर ब्राउन जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है जब ओकोंकवो अपने गाँव में आता है। ठीक है, वो 7 साल बाद जो है उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो वापस जो है वो इंग्लैंड चले जाते हैं या ब्रिटेन चले जाते हैं। तो उसकी जगह एक नया जो है वो ऑफिसर आता है जो कि मिस्टर ब्राउन के बहुत ऑपोजिट होता है, बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान होता है, बदतमीज़ होता है। वो आकर इनकी रिचुअल्स को बंद करवा देता है और इनके जो चेहरे पे मास्क होता है वो हटा देता है। अब इसी गुस्से में आकर ओकोंकवो और उसके कुछ साथी एक क्रिश्चियन जो चर्च है उसको जला देते हैं, काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं और 1-2 वाइट मैन को मार भी देते हैं। वाइट गवर्नमेंट जो होती है वो इनको आके पकड़ लेती है, इनको जेल में डाल देती है। और ओकोंकवो जब ये रियलाइज़ करता है कि इसके बाकी जो दोस्त हैं वो इसके लिए, इसके राइट के लिए नहीं लड़े बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल हो चुके हैं, तो उसके अंदर जो हिम्मत होती है उनके साथ लड़ने की वो ख़त्म हो जाती है और वो खुद को जाके हैंग कर लेता है। अब पूरे नॉवल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। क्यों? क्योंकि ओकोंकवो के बिलीव्स के मुताबिक सुसाइड जो था वो इनके गाँव में अलाउड नहीं था। अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और यही ओकोंकवो के साथ हुआ। ओकोंकवो की भी डेड बॉडी को हाथ लगाने से उनके विलेजर्स ने, उसके दोस्तों ने जो है वो मना कर दिया। यानी ओकोंकवो वो इंसान जो सबसे बहादुर था, अपनी मस्कुलिनिटी बात बात पे दिखाता था, बड़ा ही रफ किस्म का इंसान था जो अपनी 3-3 बीवियों को और बच्चों को मारता था, उन्हें जो था बदतमीजी उनके साथ किया करता था। आज उस इंसान ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका कि किस तरह वाइट मैन ने आकर उनके जो ट्रेडिशनल वेज थे, जो रिचुअल्स थी, जो कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया है।
अब नॉवल के लास्ट पे एक वाइट कमिश्नर जो कि बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो वहाँ पर आता है। ओकोंकवू की डेड बॉडी को देखता है, सारे मामलात को समझता है, उसे पता चलता है कि ओकोंकवू ने अपनी जान क्यों दी और इन सारी बातों को वो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंगली होके वो सुनता है। इन सारी बातों को वो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी एक बुक में लिखेगा जिसको वो तब लिख रहा था और उस बुक का नाम है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर निगर। और यहीं पे हमारा नॉवल ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब इनके थीम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले थीम हमारे पास आ जाता है द डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट्स ऑफ कलराइजेशन, कि किस तरह कॉलोनाइजर्स ने जो थे बहुत ही तबाहकुन जो असरात थे उनके जो थे अफ्रीका पे, नाइजीरिया पे और सिर्फ इस कंट्री पे नहीं, बहुत दूसरे जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी उन पे भी यही असरात थे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव अफेक्ट दिखाए गए हैं कॉलोनाइजेशन के। इसके बाद मैस्कुलिनिटी का दिखाया गया है कि किस तरह जो है हमारे ओकोंकवू उन्होंने सिर्फ एज ए मैस्कुलिनिटी के बेस पर जो थे अपने साथ और दूसरों के साथ भी बहुत ही इनजस्टिस किया, यानी अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे और इसके अलावा अपने बेटे नवोए के साथ उनका कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। अकामेफुना जो था उनका मुंह भोला बेटा, उसको भी उन्होंने सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। इसके बाद थीम आ जाता है इनजस्टिस का, यानी जो ब्रिटिशर थे वो अफ्रीका या नाइजीरियन जो लोग थे उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पर आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, अपना मज़हब उन पे थोपा, अपना कल्चर थोपा, उनके कल्चर को डिमोलिश किया। तो ये सब कुछ क्या है, ये इनजस्टिस है। और उससे अपने राइटर्स, अपने ऑथर्स, अपने पेंटर्स, अपने फोटोग्राफर्स के ज़रिए जो था उनको बारबेरियंस दिखाया। तो ये सारी जो स्टोरी है वो इनजस्टिस किया, ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि जो नाइजीरियन लोग थे, जो ओकोंकवू था वो और बाकी गांव वाले भी, वो भी कुछ कम नहीं थे, बल्कि वो भी एक दूसरे के साथ इसी तरह नाइंसाफ़ी करते थे। यानी अगर दूसरे गांव के लोगों ने इनकी किसी औरत को मारा है तो ये दूसरे के बेटे को ला कर एक सुपरस्टिशियस बिलीव रख के कि ये हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा, इसने उनको कत्ल किया। नेक्स्ट थिंग ब्रूटैलिटी का है, जो ये सारी चीज़ें ये शो करती है कि किस तरह ओकोंकवू ने अपने बेटे अकामेफुना को मारा। वो उसका बेटा ही था क्योंकि जब वो आया था वो 15 साल का था और 18 साल का 3 साल तक इसके साथ रहा है, तब तक 18 साल का हो चुका था जब वो मरा था। तो ये बहुत ही ब्रूटल ही बिहेवियर और क्या है। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स जो है आकर इनकी रिचुअल्स ख़त्म कर रहे हैं तो भी एक ब्रूटल ही इवेंट था। इसके बाद जब ओकोंकवू जो है वो सुसाइड कर लेता है और कोई भी उसकी बॉडी को हाथ लगाने के लिए ज़्यादा जो आगे नहीं आता, तो ये भी एक ब्रूटल जो है एक्ट है। इसके बाद सुपरस्टिशियस का थीम आ जाता है जिसमें ये चीज़ है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए अकामेफुना को मारा कि ये एक सुपरस्टिशियस बात थी कि ये फ्यूचर में इनको नुकसान पहुंचाएगा। तो जो नाइजीरियन लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस दिखाए गए। इसके अलावा 2 और इवेंट है। एक वो जब ओकोंकवू से गोली चली थी और अजूडो के बेटे को मार दिया था, तो उसको 7 साल के लिए जो था अपने गाँव से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये भी एक सुपरस्टिशियस थिंग है ना कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अपने गॉड गॉडेस को खुश नहीं करेंगे, उन्हें नाराज़ करेंगे, तो डेफिनेटली उनके साथ बुरा होगा। इसके बाद जब ओकोंकवू अपने वतन वापस आ जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, तो कोई भी उसकी डेड बॉडी का हाथ नहीं लगाएगा। ये सारे सिंबल्स सुपरस्टिशियस के सिंबल्स हैं। ये सब इनजस्टिस, ब्रूटैलिटी, इन चीज़ों को भी शो करते हैं। इसके बाद मेन जो इम्पोर्टेंट जो थीम है वो डेथ एंड डिके का है। ठीक है, डेथ हुई है, डिके हुई है, किसकी हुई है? रिचुअल की, एक पूरी नेशन की, नाइजीरियन लोगों की, उनके कल्चर की, उनके मज़हब की, आपस में कम्युनिकेशन गैप आ गया है फैमिलीज़ के अंदर, बच्चों के अंदर, के किस तरह कौन को वो कि जो बेटा है ना वो है उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया क्योंकि वो अपने बाप को पसंद नहीं करता। और ये भी कि किस तरह कौन को वो भी अपने बाप को पसंद नहीं करता था। इसके अलावा जिस बात पे जो ओकोंकवू था वो चैम्पियन माना जाता था, लीडर माना जाता था कि सुसाइड अलाउ नहीं है, आखिरकार वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। तो उसके बिलीफ की डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई है, उसके स्पिरिट की डेथ हुई है, उसके मोरल वैल्यूज़ की डेथ हुई है, पूरे के पूरे नाइजीरियन कल्चर की, अफ्रीकन कल्चर की डेथ हुई है। इन द लास्ट जो है वो स्ट्रगल का थीम दिखाया गया है। पूरे के पूरे नॉवल में जब गोरे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे आके कॉलोनीज बना रही हैं तो एक स्ट्रगल दिखाई गई है। पूरे के पूरे स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कौन को जब एक स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को मर्दानगी अपनी शो करवाने के लिए, मस्कुलिनिटी जो है वो शो करवाने के लिए, बात बात पर, हर बात पर, यानी कि अकामेफुना का चाहे वो कत्ल हो या चाहे अपनी बीवी को मारना हो, नवोए को डांटना हो या खुद सुसाइड करना हो। तो ये थे इसके थीम्स। इन द लास्ट अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो राइटर ने किन चीज़ों की सिग्निफिकेंस बताई है, क्यों उसने ये टाइटल रखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, बट थिंग्स एक्चुअली डू फॉल अपार्ट इन चिनुआ अचेबे's novel. The things are Okonkwo's power, possession and respect.
ब्रिटिशर्स के आने से उसकी जो रिस्पेक्ट थी, उसके जो पावर्स थे, उसके जो विलेजर्स थे वो चेंज हो गए थे। इसके कस्टम्स, इसकी वैल्यूज़, हर चीज़ जो थी वो तबाह हो चुकी थी, बदल चुकी थी। कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो गई थी, इनकी गुलामी के दिन स्टार्ट हो गए थे। इसकी वजह से एक सोशल डिस्ट्रक्शन जो थी वो पैदा होना शुरू हो गई थी सोसाइटी के अंदर, फैमिलीज के अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज नॉवल। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।